हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8, जो कि है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी इसके 5 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो स्टेटिक पार्ट है वर्ल्ड जियोग्राफी का, उसका ऑलरेडी 7 चैप्टर हम लोगों ने जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ये सातों चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो 8वां चैप्टर जो है इसका आज जो है हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पार्ट है इसमें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी और जो सोशल ज्योग्राफी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है ताकि वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, ये पूरी की पूरी इसको कवर करेगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। या फिर जो भी स्टूडेंट्स जियोग्राफी को एज ए ऑप्शनल के हिसाब से जो है पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी ये काफी मदद करेगी। तो अभी तक यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, तो उसके सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयर मासेस। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एयर प्रेशर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ चीजें डिस्कस किया है। एयर प्रेशर बेल्ट जो है, एयर प्रेशर के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर के ऑलरेडी जो 5 पार्ट है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, उसको एक बार प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उसको बिना फॉलो किए ये चैप्टर में आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एयर मास। तो एयर मास और जेट स्ट्रीम, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जिसके अलावा आपके एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर पैटर्न के जो चेंजेस होते हैं, ये आपको जो है इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो एयर मासेस, तो एयर मासेस का यहां पे मीनिंग क्या है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर मास, यानी कि बहुत ही बड़ा क्वांटिटी जो है, एक ये क्वांटिटी जो है लगभग सेवरल थाउजेंड माइल्स तक ये फैल सकती है। तो ऐसे जो लार्ज क्वांटिटी की जो एयर है एक जगह पे, उनकी कॉम्बिनेशन, तो सिंपल फॉर्म में इसको हम लोग एयर मास बोलते हैं। तो एयर मास क्या होती है, होमोजेनियस एरिया एक होती है, यानी कि उसमें जो टेम्परेचर हो गई, यहाँ पे प्रेशर हो गई, यहाँ पे ये सब कैरेक्टरिस्टिक सेम रहती है। यानी कि इस एयर मास जो सेवरल थाउजेंड किलोमीटर की होती है, यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक सेम रहती है। तो जिस एरिया के ऊपर रहती है ये, उस एरिया की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे जो है इसको फॉर्म कर लेती है। तो अगर यहाँ पे देखिए ओशियन सरफेस के ऊपर हो गई, तो ओशियन सरफेस के ऊपर अगर बहुत ही बड़ा एक एयर मास होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि उस एयर मास के जो है इसमें मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा होगा। प्लेन्स में अगर होंगी तो प्लेन्स में होगी तो डिपेंड करता है, यहाँ पे अगर ट्रॉपिकल एरियाज में होगी तो ये गर्म होगी, पोलर एरियाज में होगी तो ये ठंडी होगी। यहाँ पे प्लेन के ऊपर रहेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे मॉइस्चर कम होगी इन कंपैरिजन टू द मेरिटाइम एरियाज। यहाँ पे तो यहाँ पे देखे एयर क्वालिटीज के यहाँ पे जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि उसकी जो टेम्परेचर हो गई, यहाँ पे उसकी जो ह्यूमिडिटी लेवल होगी, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, इसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म करते हैं। और इसके हिसाब से एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर जो मॉलिक्यूल जो होती है, उसकी एक शीट बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एयर मास। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन हॉराइजेंटल वेरिएशन के हिसाब से, या फिर टेम्परेचर या मॉइस्चर के यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ये अलग अलग होती है। तो एयर मासेस क्या होती है कि ग्लोबल प्लेनेटरी विंड सिस्टम को यहाँ पे अलग अलग जगह पे फॉर्म करती है, ये एक मेजर रोल प्ले करती है यहाँ पे।
तो इसको अगर हम लोग देखेंगे कि कंडीशन, तो कंडीशन में पहले हम लोग बात करते हैं होमोजेनियस सरफेस। यहाँ की एक सरफेस में यहाँ पे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, यहाँ पे जहाँ पे एयर मास फॉर्म होती है और जिस सोर्सेस से इसको फॉर्म होते हैं उसको बोला जाता है सोर्स रीजन। सोर्स रीजन मतलब जिस जगह में ये फॉर्म हो रही है। अगर ये प्लेन्स में फॉर्म हो रही है तो डेफिनेटली ये प्लेनेटरी एयर मास होगी, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल एयरमास होगी, या फिर जो अगर समंदर के ऊपर बहुत ही बड़ा एक शीट होगी एयरमास की तो उसको जो है मैरीटाइम एयरमास बोलेंगे। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन जो प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट पे ज्यादातर एयरमास को फॉर्म हुए दिखते हैं यहाँ पे। अभी हाई प्रेशर बेल्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, 2 हाई प्रेशर बेल्ट मिलेंगे हर हेमिस्फीयर में, यानी कि जो अर्थ में यहाँ पे देखेंगे ये जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, तो इसके ऊपर जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके ऊपर जाएंगे तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और उसके ऊपर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो 2 आपको यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट मिलेंगे दोनों ही हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में और भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो एक तो हो गई यहां पे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहां पे 2 जगह पे जो है प्रेशर बेल्ट फॉर्म होती है। तो यहां पे अगर बात करेंगे जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एयर हाई प्रेशर बेल्ट में यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल एयर मासेस के हिसाब से यहाँ पे जो है ये मॉइस्ट होगी, गर्म होगी, और जो पोल्स में फॉर्म होगी यहाँ पे हाई प्रेशर पोल एरियाज में वहां पे पोलर एयर मासेस फॉर्म होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बोला जाता है सोर्स रीजन को, यहाँ पे ये बोला गया है कि जेंटल होनी चाहिए, यानी कि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन होनी चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे जो है मैंने डाइवर्जेंस क्या होती है, कन्वर्जेंस क्या होती है ये डिस्कस कर लिया है। यानी कि सिंपल सा देखिए, यहाँ पे जब लो प्रेशर बेल्ट से एयर जो ऊपर आती है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर से, यहाँ पे जब नीचे आके ये डाइवर्जेंट हो जाती है, यानी कि दूर चली जाती है। और जब यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट में क्या होता है कि एक दूसरे से आके यहाँ पे कन्वर्जेंस होती है हाई प्रेशर बेल्ट में, तो इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं और इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेन आइडियल जो सिचुएशन कैसी होती है कि हाई प्रेशर बेल्ट ऑलरेडी डिस्कस किया, 2 हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हो गई और प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि जहां पे दो देखे इसमें एरिया में जो है जो प्रेशर ग्रेडियंट जो है यहाँ पे इस जगह से जो है इस साइड में जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ पोलर रीजन पे जाएगी, और यहाँ पे जो देखिए जो सब ट्रॉपिकल से जो देखिए यहाँ पे इक्वेटोरियल की तरफ जाएगी यहाँ पे। तो ये जो होती है आइडियल सिचुएशन। लेकिन इक्वेटोरियल एरिया पे जो है ज्यादातर प्रेशर बेल्ट नहीं बनते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है साइक्लोनिक या फिर अलग अलग डिस्टर्बेंस काफी होते हैं यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे एयर मासेस को अलग अलग सोर्स रीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वार्म ट्रॉपिकल होती है, सब ट्रॉपिकल, यानी कि जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज पे यहाँ पे जो होती है ओशन होती है उसके ऊपर फॉर्म होती है यहाँ पे। हॉट डेजर्ट जो होती है, ज्यादातर जो सब ट्रॉपिकल एरियाज में हॉट डेजर्ट होती है, तो वहां पे एयर मास की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, हॉट, यानी कि एयर मास की वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगी। डेजर्ट में यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ही कम होगा तो हॉट एंड ड्राई होगी। यहाँ पे रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशंस पे अगर फॉर्म होगी तो ओशंस के ऊपर फॉर्म होगी तो डेफिनेटली मॉइस्चर होगी वहां पे। अगर कोल्ड होगी वहां पे तो क्या होगा, ये एयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मॉइस्ट एंड कोल्ड होगी। और वेरी कोल्ड स्नो के कॉन्टिनेंट में अगर होगी तो डेफिनेटली कॉन्टिनेंट के ऊपर होगी तो क्या होगी, यहाँ पे ड्राई होगी। और अगर कोल्ड स्नो के ऊपर होगी तो ये जो इसकी टेम्परेचर जो है काफी कम होगी। और अगर यहाँ पे परमानेंटली कवर्ड जो स्नो कवर्ड में होती है आर्कटिक और एंटार्क्टिक में, तो यहाँ पे कैसा होगा कि ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड बहुत ही ज्यादा कोल्ड होगी। तो अलग अलग यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास किए जाते हैं। तो एक चीज देखिए, मेरीटाइम और कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी पड़ेगी यहाँ पे। मेरीटाइम मतलब जो समंदर के ऊपर होती है, यानी कि जो एयर मास समंदर के ऊपर फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं, जो सी या फिर ओशन के ऊपर फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं मेरीटाइम। और कॉन्टिनेंटल यानी कि जो लैंड मास होती है, सपोज ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फॉर्म हो गई, यहाँ पे जो इंडिया के ऊपर फॉर्म होगी, यूएस के ऊपर फॉर्म होगी, यानी कि लैंड मास के ऊपर जब फॉर्म होती है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल। तो यही चीज के हिसाब से इसको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया जाता है। अभी मेरीटाइम ट्रॉपिकल, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं जो समंदर के ऊपर, ये बोलते हैं मेरीटाइम ट्रॉपिकल। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल यानी कि जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास के ऊपर होती है यहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज में, उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। मेरीटाइम पोलर के ऊपर होगी, यानी कि जो समंदर पोलर एरियाज में होगी उसके ऊपर अगर फॉर्म होगी तो उसको बोलेंगे मेरीटाइम पोलर।
कॉन्टिनेंटल पोलर मतलब यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंट्स होगी, जो पोलर रीजन्स में रशिया हो गई, यहाँ पे कनाडा, अलास्का यहाँ पे हो गई, तो इस जगह पे जो है कॉन्टिनेंटल पोलर बोलेंगे। कॉन्टिनेंटल आर्कटिक यानी कि जो कॉन्टिनेंटल होती है यहाँ पे रशिया के ऊपर पार्ट में, अलास्का में, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल आर्कटिक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एंटार्क्टिक भी इसको एंटार्क्टिका जो महादेश है वहां पे भी ये फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ड जो है, ये पहला लेटर जो है स्मॉल लेटर पे है और दूसरा है यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में है यहाँ पे। तो ट्रॉपिकल पोलर इसी को हिसाब से आप देख सकते हैं। एम मतलब जो है मैरीटाइम और स्मॉल सी मतलब जो है कॉन्टिनेंटल, टी मतलब जो है ट्रॉपिकल और पी मतलब है पोलर, ए मतलब आर्कटिक या एंटार्क्टिक, दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और बहुत सारे जगह पे जो है इक्वेटोरियल भी रखा जाता है, ई मतलब इक्वेटोरियल। तो अगर हम लोग दुनिया के मैप में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए ये जगह जो है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक यानी कि जो ट्रॉपिकल एरियाज है यहाँ पे, इस साइड से जो है इक्वेटोरियल जाती है यहाँ पे। तो ये देखिए कॉन्टिनेंट के ऊपर फॉर्म हो रही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं, तो इसको जो है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल में होगा तो ये ड्राई होगा, ऑब्वियसली गर्म होगा, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रेडिश कलर में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मैरीटाइम ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में है लेकिन समंदर के ऊपर फॉर्म हो रही है। थोड़ी सी लैंडमास है यहाँ पे, कैरिबियन आइलैंड्स है, लेकिन जो समंदर के ऊपर ज्यादातर ये पे फैली हुई है। कितना बड़ा एक आइस जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो एयर मास की शीट है यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की। तो इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे सेम होगी। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या होगी, मैरीटाइम यानी कि समंदर के ऊपर तो मॉइस्ट होगी, ट्रॉपिकल यानी कि गर्म होगी यहाँ पे। तो इस जगह पे देखिए कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जो फॉर्म होती है वेस्टर्न यूएसए के इस साइड में, यहाँ पे जो है मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो गई। यहाँ पे मैरीटाइम इक्वेटोरियल जो होती है यहाँ पे जो समंदर के ऊपर इस साइड में, इसको मैरीटाइम इक्वेटोरियल है, गर्म हवा इसलिए रेड दिखाया जा रहा है। ये भी मैरीटाइम इक्वेटोरियल हो गई, ये मैरीटाइम इक्वेटोरियल हो गई। देन यहाँ पे अगर नीचे हम लोग जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, इस जगह पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म हो रही है, कॉन्टिनेंट के ऊपर फॉर्म हो रही है, इसको इसलिए कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। एम मतलब जो मैरीटाइम के ऊपर हो रही है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल। और यहाँ पे मैरीटाइम पोलर अगर देख सकते हैं आप, समुद्र के ऊपर हो रही है, पोलर रीजन्स पे हो रही है, तो मैरीटाइम पोलर हो गई। यहाँ पे ऊपर देखेंगे ये जो ग्रीनलैंड है, इसमें जो है कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल आर्कटिक दोनों की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, यानी कि कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ पे फॉर्म हो रही है, लैंड मास के ऊपर फॉर्म हो रही है, ग्रीनलैंड के ऊपर। तो यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस जो बड़ा एरिया है कनाडा का जो नॉर्दर्न पार्ट, अलास्का, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल आर्कटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगी यहाँ पे। सेम एंटार्क्टिका में अगर देखेंगे यहाँ पे कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, एंटार्क्टिक भी इसको आप मान सकते हैं ए यानी कि एंटार्क्टिक या फिर आर्कटिक, इसको मेंशन करने के लिए, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको आसानी होगी। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल लैंड मास के ऊपर फॉर्म हो रही है, इसीलिए इसको कॉन्टिनेंटल आर्कटिक बोला गया है। तो आई थिंक इससे आपकी एयर मास की जो क्लासिफिकेशन है, इसकी नाम कैसे दिए जाते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम मतलब आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा होगा, पाइप, सपोज एक पाइप जो है, इस पाइप को अगर आपने फुल प्रेशर से यहाँ पे पानी आ रहा है, थोड़ा सा अगर दबा देंगे तो क्या होगा, ये पानी की जो फ्लो होगी काफी नैरो हो जाएगी और काफी स्पीड से जाएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट जो है जेट स्ट्रीम हम लोग जब डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये लागू होती है। तो जेट स्ट्रीम क्या होती है, फास्ट फ्लोइंग यानी कि बहुत तेजी से फ्लो होने वाली जो हवा, नैरो, ऑब्वियसली यहां से जो पानी जा रही थी पहले नॉर्मल स्पीड से जा रही थी यहाँ पे, लेकिन आपने जब अंगूठे से दबा दिया, इसकी जो यहाँ पे जो है एरिया कम हो गई, तो कम एरिया से जब वही पानी जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी यहाँ पे, तो नैरो हो जाएगी, तो काफी नैरो होती है। नैरो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेंडरिंग एयर करेंट्स, मेंडरिंग मतलब जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको मेंडरिंग बोलते हैं। तो इसको जो होती है अर्थ के ट्रोपोपोज यानी कि जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फेयर के जो जंक्शन में फ्लो होती है, उसको जेट स्ट्रीम बोला जाता है। तो ये जो है नैरो बेल्ट है, यहाँ पे बहुत ही हाई वेलोसिटी होती है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। तो जब भी इसकी डिस्कवरी की गई थी, इससे पता चला गया था कि जो भी जेट फ्लाइट्स जो जाती थी उसमें जेट स्ट्रीम की अगर डायरेक्शन से गई थी तो उसमें जो है काफी टाइम कम लगता था, एक बेनिफिट्स मिलता था, क्योंकि देखिए जो एयर जा रही है उसके अगर डायरेक्शन में कोई प्लेन जा रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे तेजी से जाएगी, लेकिन एयर जिस डायरेक्शन से जा रही है उसके ऑपोजिट अगर कोई प्लेन जाएगी तो एयर डेफिनेटली उस प्लेन को रेजिस्ट करेगा, तो उस प्लेन को जो है स्पीड कम हो जाएगी, ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगी। तो इससे जो है जेट स्ट्रीम की जो इसकी रियलाइजेशन का पता चला था। तो ये जेट स्ट्रीम जो है यहाँ पे
पूरे अर्थ की सर्कल करती है, तो इसको जो है सरकम पोलर स्ट्रीम भी बोला जाता है। तो जेट स्ट्रीम ऑलरेडी जैसे कि कहा कि बहुत ही नैरो होती है यहाँ पे, और उसकी जो लेंथ काफी ज्यादा होती है, तो ये काफी नैरो होती है, तो 50 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर की ही उसकी रेडियस होती है। तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ स्ट्रीम, यानी कि एक चीज देखिए, ये अर्थ जो होती है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है यहाँ पे, ये हमेशा एक चीज याद रखेगा, ये हमेशा वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ घूमती है। तो इसी के हिसाब से जेट स्ट्रीम भी जो है ये वेस्ट से लेके ईस्ट की डायरेक्शन से यहाँ पे घूमेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको एक इमेज से देखेंगे, इमेज से आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये जो है जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम की कुछ एरियाज होती है, कुछ इनके रास्ते होते हैं, इसी रास्ते में ये घूमेंगे। तो इसका जो डायरेक्शन हमेशा देखिए यहाँ पे वेस्ट से लेके ईस्ट जो है यहाँ पे पूरी अर्थ की यहाँ पे सर्कल करती है। तो हर हेमिस्फीयर में यहाँ पे देखेंगे, अगर इक्वेटर यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे, तो हर हेमिस्फीयर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको दो जेट स्ट्रीम के रास्ते दिखेंगे, एक होगी पोलर जेट स्ट्रीम, दूसरी होगी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सेम चीजें जो होगी यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में भी पोलर जेट स्ट्रीम, सॉरी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम यहाँ पे दिखेंगे। थोड़ी सी इसके अभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेंडरिंग ऑफ द जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम मेंडरिंग का मतलब क्या है कि जब भी पानी हो यहाँ पे या फिर हवा हो, एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करती है, जहां पे इसमें एक टॉप एरिया होती है यहाँ पे जो जिसको पीक बोलते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है इसको ट्रफ बोलते हैं। तो ऐसा जब शेप ले लेती है तो इसको मेंडरिंग बोला जाता है। तो जेट स्ट्रीम जो है ये सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाती, एक मेंडरिंग फॉर्म करती है, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट हो गई, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ जो है एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाती, थोड़ी सी चेंजेस होती है, तो इसको मेंडरिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो एक चीज देखिए कि टेम्परेचर की कॉन्ट्रास्ट अगर यहाँ पे जो है अगर बहुत ही ज्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये लगभग थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेट लाइन पे जाएगी। लेकिन जितना टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट कम होते जाएगा, तो यहाँ पे ये डिफरेंस और भी बढ़ते जाएगा। जितना कम टेम्परेचर होगी, यहाँ पे मेंडरिंग का इफेक्ट और भी कम होती जाएगी। तो टेम्परेचर के कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से मेंडरिंग का इफेक्ट भी यहाँ पे कम होती है। तो ये जो हो गई यहाँ पे, जो इसकी जो टॉप पॉइंट हो गई, इसके जो पीक होती है, ये पीक जो है हमेशा पोल के डायरेक्शन में होती है, और जो इसका ट्रफ होती है नीचे का पॉइंट जो, ये इक्वेटर के डायरेक्शन पे होती है। तो ऑलरेडी इस इमेज से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये नीचे जो है इक्वेटर के डायरेक्शंस पे होती है, और ये जो पीक होती है ये हमेशा पोल के डायरेक्शंस में होती है यहाँ पे। तो रॉसबी वेव्स क्या होती है कि जो जेट स्ट्रीम यहाँ पे मिएंडरिंग कर रही है उसको रॉसबी वेव्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट जो थे रॉसबी, उनके नाम पे ये रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट भी होती है। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट हो गई, यहाँ पे लो हो गई, स्पीड ऑफ जेट स्ट्रीम यहाँ पे लो हो जाती है, तो इसके हिसाब से मेंडरिंग जो होती है ये भी चेंजेस हो जाती है। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखिए एक इमेज के सहारे से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग सब ट्रॉपिकल एरियाज में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि जो कोल्ड एयर और वार्म एयर का कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा है, तो ये लगभग कम मेंडरिंग इसमें दिखाई जा रहा है। लेकिन जब टेम्परेचर की कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे क्या हो जाती है, ग्रेजुअली कम हो जाती है, तो मेंडरिंग का इफेक्ट जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हो जाता है। जब और भी कम हो जाएगा तो मेंडरिंग का इफेक्ट यहाँ पे बहुत भी घना हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये जो है ऐसे चेंज होते होते ऐसा शेप ले लेती है, तब क्या होती है कि ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम इतना लंबा रास्ता क्रॉस करने के बजाय यहाँ पे अपना रास्ता बना लेती है। यानी कि जो पहले जो है इस ऐसे रास्ते से गई थी, अभी क्या होती है कि ये एक अपना ऐसा रास्ता बना लेते। जो ऑक्सबो लेक का आपने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था जो जियोमॉर्फोलॉजी में, तो वहां पे ऐसा ही रास्ता बन जाता है। तो ये जो है ऐसा एक रास्ता बना लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सबो लेक जैसे यहाँ पे रीजन्स फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वार्म रीजन इसी जो कोल्ड एरियाज में फॉर्म हो गई, कोल्ड एरिया जो है इस रीजन में फॉर्म हो गई। तो इस जगह के हिसाब से यहाँ पे कोल्ड रीजन में जो है एंटी साइक्लोनिक जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एंटी साइक्लोनिक, और जो वार्म रीजन्स में जो है यहाँ पे साइक्लोनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यही चीजों को यहाँ पे मैंने लिखा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वेज एक्सप्लेन्स लो प्रेशर शेल्स, साइक्लोन्स
यानी कि जो गर्म एरियाज में साइक्लोन फॉर्म हो जाती है, और हाई प्रेशर सेल जो है जहां पे ठंडा होता है यहाँ पे एंटी साइक्लोन फॉर्म होती है। लेकिन साइक्लोन जब भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जेट स्ट्रीम जब फॉर्म होती है उसका ऑलरेडी मैंने कहा कि दो एरियाज पे फॉर्म होती है, यहाँ पे पोलर और सब ट्रॉपिकल। तो इसका क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग डिस्कस करते एक चीज याद रखिएगा कि अर्थ की ये जो अर्थ है यहाँ पे इसका जो एकदम कनेक्टिंग जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर का भी एक एरिया होता है, इसके बाद जो है स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का बीच का जो एरिया होता है इसको बोला जाता है ट्रोपोपोज। तो ये ट्रोपोपोज जो है यहाँ पे इसमें एक टेम्परेचर होता है कि इतना टेम्परेचर तक जब जाएगा तभी ट्रोपोस्फेयर जो फॉर्म होती है। अभी इक्वेटोरियल एरियाज में अगर इक्वेटर में देखें कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इतना कम टेम्परेचर में पहुंचते पहुंचते काफी डिस्टेंस तक ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी कि लगभग 17 to 80 किलोमीटर अर्थ की जो सरफेस से अगर ट्रेवल किया जाएगा तभी जाके जो ट्रोपोस्फेयर का एरिया जो है ये टेम्परेचर हासिल होगा। लेकिन पोलर एरियाज में क्या होता है कि टेम्परेचर काफी कम होती है, तो ये जो है इतना टेम्परेचर जो ट्रोपोस्फेयर का मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये जो है काफी कम डिस्टेंस में ये अचीव हो जाएगी। तो क्या होता है इक्वेटर के साइड पे जो है ट्रोपोस्फेयर जो है यहाँ पे ट्रोपोपोज जो है बहुत हाई डिस्टेंस में फॉर्म हो जाती है, और जब भी पोलर रीजन्स आते हैं ये काफी कम जो डिस्टेंस में इसको फॉर्म किया जा सकता है। तो अर्थ अगर ये हो गई यहाँ पे, ये अगर अर्थ हो गई, ये इक्वेटर हो गया, तो ट्रोपोपोज जो है ऐसे होगा यहाँ पे, यानी कि जो इक्वेटोरियल एरिया से यहाँ पे डिस्टेंस काफी कम होगा और पोलर एरिया से डिस्टेंस काफी कम होगा यहाँ पे ट्रोपोपोज के लिए। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। ऑलरेडी हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो देखिए ये जो जेट स्ट्रीम दो एक ही जंक्शन में यहाँ पे फॉर्म होता है जो है यहाँ पे ट्रोपोपोज में यहाँ पे फॉर्म होता है। अभी यहाँ पे जो है हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पे फॉर्म होगी, सब ट्रॉपिकल इस एरिया में फॉर्म होगी हाई प्रेशर बेल्ट, और जो पोलर जो पोलर जेट है यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल, सब पोलर और जो पोलर सेल का जो जंक्शन है इस जगह पे फॉर्म होती है। तो इसको बोला जाता है पोलर जेट स्ट्रीम और इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो अर्थ के अगर यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया तो ये हो गई अर्थ, तो इस जगह पे जो है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फॉर्म होगी और इस जगह पे जो है पोलर जेट स्ट्रीम फॉर्म होगी। सेम सिचुएशन साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होगी। तो इसी साइड से जो होगी यहाँ पे जेट स्ट्रीम ऐसे फ्लो होती है, जेट स्ट्रीम ऐसे फ्लो होती दिखाई देती है। हर जगह यहाँ पे जेट स्ट्रीम नहीं फॉलो होती है, कहीं पे भी जेट स्ट्रीम नहीं फॉलो होती है, और ये पूरी दुनिया की इस तरीके से सर्कल करती है यहाँ पे। अभी देखिए कोरियोलिस फोर्स जो है यहाँ पे पोलर एरियाज में काफी ज्यादा होती है, तो पोलर जेट स्ट्रीम जो है ये काफी हाई होती है, यानी कि ये जो है काफी मजबूत होती है इन कंपैरिजन टू द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो आशा करते हैं यहाँ पे जेट स्ट्रीम का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप जीएस पेपर जो 1 के बारे में बात करेंगे, मेंस के बारे में, जो ज्योग्राफी जहाँ पे है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको पूछे जाएंगे, या फिर अगर प्रीलिम्स में भी होंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि पढ़ने के लिए और भी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे अगर जियोग्राफी ऑप्शनल ले रहे हैं तो जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। तो टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम क्या होती है, 4 अलग अलग टाइप्स होती है यहाँ पे। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, तो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल और पोलर जो एयर जो यहाँ पे कॉन्साइड करती है 40 डिग्री और 60 डिग्री लैटिट्यूड में, यहाँ पे पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम फॉर्म होती है। वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, नाम से याद रखिएगा, नाम को ध्यान से देखेंगे। वेस्टर्ली क्या होती है कि वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में जाना, ईस्टर्ली मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट डायरेक्शन में जाना। इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बाकी का सब पूरी कहानी आपको बहुत ही इजीली आप समझ पाएंगे। वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल यहाँ पे, तो ये क्या होती है अपर ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के भी अलग अलग रेंज होती है यहाँ पे। नॉर्थ ऑफ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में यहाँ पे इस डायरेक्शन से वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाती है। ईस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, तो ईस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम यहाँ पे क्या होगी, वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल और ईस्टर्ली ट्रॉपिकल, याद रखिएगा। तो ये जो है अपर ट्रोपोस्फेयर में जाती है यहाँ पे जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इस एरिया में जो तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो पोलर जेट स्ट्रीम। तो पोलर जेट स्ट्रीम जो है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक सब पोलर जेट स्ट्रीम, यानी कि तो स्ट्रेटोस्फेयर तक यहाँ पे पहुंच जाता है, जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है सब पोलर एरियाज में, तो यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम जो फॉर्म होती है। तो ये ज्यादातर
विंटर सीजन में फॉर्म होते हुए दिखते हैं। तो जेट स्ट्रीम के इफेक्ट से ही जो है, अगर हम बात करेंगे जो पोलर एरियाज में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूके हो गई, यहाँ पे कनाडा हो गई, तो इस जगह पे क्या होती है कि यहाँ पे अलग अलग वेरिएशन दिखने को मिलता है। तो कनाडा की ही अगर बात करेंगे, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा जो है सर्दी के मौसम में इतनी ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर नहीं पड़ती है, जो पैसिफिक के पास है यहाँ पे, तो उसमें जो है मिनिमम टेम्परेचर जो ठंड के टाइम में -5 या फिर -10 तक चली जाती है। लेकिन सेम चीज अगर हम देखेंगे जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा है, वहां पे जो है -30 से लेके -45 तक टेम्परेचर चली जाती है, बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम की वजह से यहाँ पे जो है एक पॉकेट फॉर्म हो जाती है। तो ये जेट स्ट्रीम जो है इतना हाई होता है, तो इस पोर्शन में अगर वेस्टर्न कनाडा आ गया तो यहाँ पे जो है हॉट एरिया रहता है, तो रिलेटिवली यहाँ पे कम टेम्परेचर होगी, और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा में यहाँ पे कोल्ड एरिया में आ जाती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा कम हो जाती है टेम्परेचर के टाइम, विंटर के टाइम में लगभग -30 से लेके -40। तो जेट स्ट्रीम जो है यहाँ पे वेदर सिस्टम को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। ज्यादातर अगर हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ऊपर के साइड में जो कंट्रीज है, यहाँ पे ज्यादातर उनके वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और उसी के हिसाब से अगर देखेंगे जो साउदर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, वहां पे काफी ज्यादा गर्म होती है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम यहाँ पे। तो अलग अलग यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, इसके हिसाब से वेदर पैटर्न जो क्लाइमेट होती है ये चेंज होती रहती है। तो इस पार्ट में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो एयर मास का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, और फिर जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा क्रिटिकली वो मत लीजिएगा, बहुत ही इजी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे आप, इसीलिए मैंने इमेज का सहारा लिया है, इमेज के साथ आपके डिस्कस किया है, ताकि आप लोग को समझने में काफी आसानी हो। तो जो भी बुक्स यहाँ पे मैंने रेफर किया है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आप लोग डेफिनेटली उसको जो है फॉलो कर सकते हैं, जो बुक्स जो है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फ्रंट एंड साइक्लोन पार्ट 7 में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।